हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट INM का ये बेहतरीन श्रृंखला है जहां पर आपको मिलता है बेहतरीन नोट्स PDF, प्रिंटेबल PDF और UPSC BPSC लेवल का कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि INM यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टॉपिक होता है कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, ये कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ इसका अधिवेशन टोटल 54 अधिवेशन हुआ है जिसमें कुछ विशेष सत्र भी शामिल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा पार्ट 6 है, यानी अभी तक 5 सेशन हमारा इस सीरीज का हो गया है। आज 1911 ईस्वी से आगे का अधिवेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। 1911 ईस्वी की बात करेंगे आज। 1911 और उससे आगे जो भी प्रत्येक साल अधिवेशन हुआ है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आपको याद रखना है 1911 का वो कोलकाता अधिवेशन। आपको पता है कि कोलकाता में कुल 6 बार अधिवेशन हुआ है। कितने बार बोलिएगा? 6 बार, ध्यान में रखना है। और आपको तिथि याद रखना है कि वो 26 से लेकर 28 दिसंबर 1911 तक इसका आयोजन होता है। गेट बंद कर दीजिएगा, आवाज आ रहा है। 1911 तक इसका आयोजन होता है। आपको अध्यक्ष पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष याद रखना है विशन नारायण डार। याद रखना है विशन नारायण डार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं 1911 ईस्वी का। 1911 ईस्वी का अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग काम इसमें होते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ये छूट रहा था हमारे नोट्स में, याद आपको ये रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता अधिवेशन के समय भारत के वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लगातार सुधार कर रहे हैं। आपका भी कमेंट आया और मैंने उसे सुधार किया। ध्यान में रखना है कि 1911 ईस्वी चार्ल्स हॉर्डिंग द्वितीय, जिसको हॉर्डिंग द्वितीय के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका शासन काल ध्यान में रखना है 23 नवंबर 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक ये वायसराय गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहा। ध्यान में आपको रखना है कि 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल के बदले वायसराय का एक पद बनाया गया था और उसी के अंदर में भारत का ये शासन हुआ करता था भारत में। ठीक है, यानी हम लोग गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए नया वर्ड लाया गया था, नया पोस्ट लाया गया था, वायसराय कह के। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें सभी कंफ्यूजन को हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया था। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। हेडिंग थंबनेल पर लिखा हुआ है गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल। ध्यान में रखना है। अंतिम और प्रथम का भी एक अलग से वीडियो है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो ध्यान में रखना है कि हॉर्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1916 ईस्वी तक चलता था, यानी 11, 12, 13, 14, 15 तक का ये जो अधिवेशन होगा उसके लिए आपको ध्यान में अभी क्या रखना है? तो लॉर्ड याद रखना है, चार्ल्स हॉर्डिंग द्वितीय नाम याद रखना है। बिल्कुल, हॉर्डिंग 2 इसको कहेंगे, हॉर्डिंग द्वितीय, ध्यान में रखना है। विशन नारायण डार एक शिक्षित कश्मीरी पंडित थे, यानी ब्राह्मण थे। सबसे पहले तो यही आपको ध्यान में रखना है कि वह कौन थे जिन्होंने, वह कश्मीरी पंडित का नाम बताइए। तो याद रखना है विशन नारायण डार जो थे कश्मीरी पंडित यानी ब्राह्मण हुआ करते थे। ध्यान में रखना है, इन्होंने अध्यक्षता की और ये विद्वान के साथ साथ बहुत ही सौम्य स्वभाव के नेता माने जाते थे। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? नरम दल कहेंगे या गरम दल? तो बिल्कुल नरम दल से ये आते थे, ध्यान में रखना है। इससे पहले हम लोगों ने समझ में आ गया कि 1907 ईस्वी में सूरत में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया है। आपको यह स्पष्ट रूप से हमने कल की कक्षा में अच्छे से समझा दिया था।
ध्यान में रखना है। यह अधिवेशन ब्रिटिश द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के ठीक बाद हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, उसे रद्द किया गया था, ध्यान में रखना है, 12 दिसंबर 1911 को। तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यानी बंगाल को फिर से एक प्रेसिडेंसी में ही शामिल कर लिया गया था पूर्ववत। ध्यान में रखना है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किए जाते हैं और 26 दिसंबर को इसका आयोजन होता है और अध्यक्षता करते हैं वीएस नारायण डार के द्वारा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। राजधानी को भी देखिए, ये जो हमारा था ध्यान में रखना है 1911 ईस्वी। जी हाँ, 1911 ईस्वी में ध्यान में आपको ये रखना है कि 1911 ईस्वी में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण कब होता है, जल्दी से बताइएगा। तो यही कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में, ये बात ध्यान में रखना है। यहीं पे लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन करता है और इसी में घोषणा करता है कि पूर्वी बंगाल को अब बंगाल प्रेसिडेंसी में फिर से शामिल किया जा रहा है, क्योंकि पूर्वी बंगाल यानी यही बंगाल का विभाजन होकर बना था, इसे पुनः बंगाल प्रेसिडेंसी में ही शामिल किया गया, ध्यान में रखना है। इतनी बातें थी। कौन सा अधिवेशन? 1911 का हमारा वो अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, 28 दिसंबर तक चला था। 26 से लेकर 28 दिसंबर आपको ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन और राजधानी का परिवर्तन, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है वीएस नारायण डार के द्वारा। फिर से ध्यान में रखना है बांकीपुर, जो पटना के आसपास है, ध्यान में रखना है। बांकीपुर में 1900, याद रखना है क्या, 1912 ईस्वी में 28वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रघुनाथ नारायण मुदालियर। बिल्कुल सही बात है, रघुनाथ नारायण RN मुदालियर आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने मुदालियर और ये मुधोलकर, ये ध्यान में रखना है, मुधोलकर। और उस समय भी आपको हमने कहा कि जब 1916 तक है तो 12, 13, 14 ये सब जो अधिवेशन था वो हार्डिंग द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ था। ध्यान में बस ये रखना है कि यह अधिवेशन पहली बार बिहार के बांकीपुर पटना में हो रहा था, यानी बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन बांकीपुर का अधिवेशन, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। मुदालियर ध्यान में रखना है, नरमपंथी विचारधारा से आते थे। कांग्रेस ने यहाँ पर मांग किया, हमें केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली भूमिका भी हमें चाहिए। याद रखना है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, यहाँ पर भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के सामने में अपना मांग रखा जाता था। और यहाँ पर मांग क्या रखा गया कि केवल हमें प्रतिनिधि ही नहीं चाहिए बल्कि हमारी भूमिका भी प्रभावशाली होना चाहिए। यह कहा गया बांकीपुर के पटना के अधिवेशन, पटना नहीं बांकीपुर जो पटना में है, ध्यान में रखना है। 1912 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? RN मुदालियर या मुधोलकर बोलेंगे, रघुनाथ नारायण मुधोलकर आपका बिल्कुल सही नाम होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 1913 ईस्वी की बात करते हैं हम। 1913 ईस्वी में पुनः कराची में इसका अधिवेशन होता है, जहां पर नवाब सैयद बहादुर, नाम याद रखना है, नवाब सैयद बहादुर ने अध्यक्षता किया। याद रखना है 26 से लेकर 28 दिसंबर 1913 ईस्वी लॉर्ड द्वितीय, जिसका शासनकाल आपको एकदम बार बार मैं याद करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इसी से समझ में आ जाता है कि इसके शासनकाल में 1913 है। आप 1916 याद रखेंगे, 16 तक होर्डिंग लगाना था। क्या था? 16 तारीख तक आपको ध्यान में रखना है, होर्डिंग लगाना है। 16 मतलब 1916 ईस्वी तक लॉर्ड हार्डिंग का, सॉरी फॉर दैट, चार्ल्स हार्डिंग का क्या था? शासनकाल था। उसी शासनकाल में कराची में भी अधिवेशन होता है 1913 ईस्वी में, ध्यान में रखना है आपको। नवाब बहादुर कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो दक्षिण भारत थे। आपको कमेंट करना है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो दक्षिण भारत से, तो दोनों नाम में कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान में रखना है दक्षिण भारत से आने वाले
पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था नवाब सैयद बहादुर। क्या ध्यान में रखना है? नवाब सैयद बहादुर, जिन्होंने कराची का अधिवेशन 1913 ईस्वी की अध्यक्षता का भार उन्हें मिला था। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, बस यहाँ पर सरकार से मांग किया गया कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया जाए, न्याय की व्यवस्था किया जाए और प्रशासन में भी पारदर्शिता लाया जाए। ये कुछ खास नहीं था, ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो ध्यान में अब ये रखना है कि अगला 1914 ईस्वी, 14 यानी 16 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ध्यान में रखना है, चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 4 अप्रैल 1916 ईस्वी। भूपेंद्र नाथ बसु, ध्यान में रखना है, भूपेंद्र नाथ बसु ने इसकी अध्यक्षता किया। यह अधिवेशन प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के बीच ही हुआ था, आपको पता है। चलिए, राजनीतिक दिशा में यह बदलाव की शुरुआत मानी जाती है। बसु ने कहा, हम ब्रिटेन का मित्र हैं, परंतु हमें तो स्वायत्तता भी चाहिए। यह मित्र है तो आपका हम गुलाम नहीं बनेंगे, हमें स्वायत्तता चाहिए। इसकी मांग करते हैं। कराची के वो अधिवेशन जहां पर आपको मद्रास के वो अधिवेशन जहां भूपेंद्र नाथ बसु, नोट क्या जाए, भूपेंद्र नाथ बसु, देखिए मो और भो याद रखना है। मद्रास का 1914 ईस्वी का वो अधिवेशन जहां पर भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता करते हैं और चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय इसमें गवर्नर जनरल या फिर वायसराय रहते हैं। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, ये अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है, 1915 का बॉम्बे अधिवेशन। बिल्कुल आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है इसे। बॉम्बे का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता पुनः किया। याद रखना है 1915 ईस्वी के बॉम्बे का वो अधिवेशन जहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्षता करते हैं 27 से लेकर 29 दिसंबर 1915। जब 15 की बात है तो 16 तो दूर में है, यानी चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय यहाँ पर भी बॉम्बे के अधिवेशन में वायसराय के पद पर सुशोभित रहते हैं, ध्यान में रखना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ये दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त हुई। तो आपको बताना है कि प्रथम बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब अध्यक्षता करते हैं, आपको हमने पढ़ा दिया है। तो आज आपको कमेंट में इसका जवाब जल्दी से देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप कमेंट करने के लायक होंगे, इनेबल होगा आपका कमेंट बॉक्स। तो चलिए, आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने दूसरी बार अध्यक्षता 1915 ईस्वी में किया। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। यह अधिवेशन भारत में गांधी जी के आगमन, जिनका आगमन 1915 ईस्वी के ठीक बाद हुआ है, गांधी के आगमन से परिवर्तन के बहुत सारे संकेत मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ही होता है हमारा बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ही करते हैं। गांधी जी ने अधिवेशन में भाग तो लिया, परंतु मंच पर उन्होंने भाषण नहीं दिया। बीपीएससी के द्वारा ये लाइन कई बार पूछे गए हैं कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया लेकिन मंच पर उन्होंने भाषण नहीं दिया। वह अधिवेशन कौन सा था? तो बॉम्बे का यह अधिवेशन 1915 ईस्वी, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो मंच पर उन्होंने भाषण नहीं दिया, यह बातें नोट करने लायक है। यह अधिवेशन धीरे धीरे नरमपंथी युग के अंत की ओर बढ़ता है। नरमपंथी युग का अंत यानी याद रखना है कि गरम दल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्चस्व बढ़ जाएगा। भाषणों में ब्रिटिश नीति के प्रति दोस्ताना चेतावनी का भाषा यहाँ पर रहा था। दोस्ताना है लेकिन चेतावनी पूर्ण भाषण यहाँ पर दिए गए थे अंग्रेजों को। यह अधिवेशन कांग्रेस में एक नए युग, जिसे गांधी युग कहते हैं, गांधी युग का पृष्ठभूमि यहाँ पर बनता है। ये बातें भी आपको नोट कर लेना चाहिए। 1915 ईस्वी का बॉम्बे का अधिवेशन जहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं।
तो चलिए, उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन कौन नहीं जानता होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ध्यान में रखना है, लखनऊ का वो अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, वो 32वां अधिवेशन था और अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसका क्या किया, तो ध्यान में रखना है, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग का द्वितीय का शासनकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका शासनकाल अप्रैल 1916 तक ही रहता है और यह दिसंबर के महीने में 26 से 23 तक होता है। इसका मतलब यहाँ पर हार्डिंग का शासनकाल खत्म हो गया और प्रथम विस्काउंट चैम्सफोर्ड, नाम एक बार में याद रखना है, चैम्सफोर्ड का यहाँ पर शासनकाल प्रारंभ होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ का 1916 का अधिवेशन के समय कौन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो आपको ध्यान में रखना है चैम्सफोर्ड का नाम अब आपको याद रखना है। चैम्सफोर्ड का भी शासनकाल 5 साल हो गया, यानी 1916 से लेकर 1921 अप्रैल तक चला था। यानी अब जब भी हम लोग 16, 17, 18, 19, 20 तक जाएंगे तो वहां पर हम लोगों को एक नाम याद रखना है अब, चैम्सफोर्ड का। जी हाँ, चैम्सफोर्ड में आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रथम आपको लगा हुआ होगा, प्रथम विस्काउंट चैम्सफोर्ड आपको ध्यान में रखना है। इसका शासनकाल आप अच्छे से याद कर लीजिए, 1916 से अप्रैल महीना ही हम लगभग होता है, तो 1916 से 1921 में अप्रैल 2 अप्रैल ध्यान में रखना है। चलिए, ऐतिहासिक ये हमारा लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी और नरम, ये जो नरम दल थे, दोनों को एकजुट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। आपको पता है 1907 ईस्वी में इसका विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल का, उन्हें पुनः एक करने का यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है लखनऊ के इस अधिवेशन में। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ समझौता कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भी होता है, ध्यान में रखना है, जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। हम लोग हर एक टॉपिक पर भी अब वीडियो बनाएंगे, क्या, तो ये जैसे ही श्रृंखला खत्म होगा हम लोग आज 1925 ईस्वी तक चले जाएंगे और कल हमारा भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल कल 25 तक आज चले जाएंगे तो बचेगा हमारा लगभग 10-7, हाँ, यानी और 25 नहीं और 22-23 ठो बचेगा, उसको हम लोग कल के क्लास में समाप्त करेंगे। उसके बाद जितने टॉपिक आए हैं जिस पर हमने बार बार कहा कि इसका वीडियो चाहिए, इसका वीडियो करना है, उस पर हम लोग बारी बारी से एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अभी हम लोग 1885 से करने के बाद हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चल दिए हैं, यानी पुनः 1885 से अधिवेशन को छोड़ते हुए हम लोग पुनः इस श्रृंखला को 85, 86, 87 आगे बढ़ते हुए हम लोग सभी घटनाक्रम को विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कल के बाद का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लंबा चला गया। 7 दिन के क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन को समाप्त करने का घोषणा किया है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मिलकर स्वशासन की मांग करने का मुद्दा यहाँ पर समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में गरम दल, जहां पर तिलक, लाला लाजपत राय की वापसी हो गई है, प्रस्तावों में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई। काफी महत्वपूर्ण लाइन है कि लखनऊ समझौता में ही भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में मान्यता देने की मांग रखी गई। ध्यान में रखना है, यहाँ पर तिलक और लाला लाजपत राय की वापसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उग्रवादी और नरम को एकजुट करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है। ध्यान में रखना है, तिलक और जिन्ना पहली बार संयुक्त रूप से मंच पर नजर आते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें तिलक और जिन्ना संयुक्त रूप से मंच पर आकर साझेदारी रूप से
स्पीच देते हैं वह कौन सा अधिवेशन था? तो ध्यान में रखना है आपको लखनऊ अधिवेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लखनऊ समझौता और लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में आ रहा होगा कि लखनऊ समझौता का बहुत सारे फैक्ट है सर, इसे बताइए। तो आपको लखनऊ समझौता पर एक क्लास मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज के साथ सारे फैक्ट्स को अच्छे से कवर किया जाएगा, वो भी हायर लेवल का। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन। आपको हमने बता दिया है कि कोलकाता में पूरे 6 बार अधिवेशन होता है। तो यहाँ फिर देख सकते हैं कि 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट, ध्यान में रखना है, एनी बेसेंट यहाँ पर अध्यक्ष बनकर आते हैं। ध्यान में रखना है कोलकाता का 1917 जो 33वां अधिवेशन था। हमने हर एक क्रम को अच्छे से सजाया है। यह 33वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? तो एनी बेसेंट। ध्यान में रखना है एनी बेसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस समय भी जब 17 गुजर रहा है और ये 21 तक प्रथम विस्काउंट चैम्सफोर्ड का शासनकाल है, तो यहाँ पर 17 है तो चैम्सफोर्ड ही रहेगा। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। कितना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट हम कह नहीं सकते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ध्यान में रखना है कोलकाता अधिवेशन भी ध्यान में रखना है। 1917 का अधिवेशन ध्यान में रखना है। 33वां अधिवेशन ये था। उन्होंने होम रूल मूवमेंट की भी शुरुआत क्या था, ध्यान में रखना है एनी बेसेंट ने। ध्यान में रखना है होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी शुरुआत किया और तिलक साहब ने भी इसका शुरुआत किया था। ध्यान में रखना है गांधी से पहले इन्होंने होम रूल की शुरुआत कर दी। गांधी युग के पहले ही अधिवेशन में होम रूल की मांग जोर शोर से उठाई गई। वर्ल्ड वार प्रथम, ध्यान में रखना है वर्ल्ड वार प्रथम के दौरान भारतीय सैनिकों की भूमिका को स्वशासन के पक्ष में रखा गया। यह कहा गया कि अगर हम वर्ल्ड वार प्रथम में सहयोग करेगी हमारी सेना तो आपको हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा, स्वशासन की ओर रुख करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार भी किया था जिसे जन जागरण हुआ और इसी के विरोध में जन जागरण शुरू होता है। और यह अधिवेशन गांधी से पहले राजनीतिक क्रांति के चरम के रूप में माना जाता है। ध्यान में रखना है चूंकि यहाँ पर इसकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो ध्यान में रखना है कि गांधी मूवमेंट से पहले इनकी यह क्रांतिकारी विचारधारा को प्रतीक बनकर आता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो निश्चित तौर पर आप समझ पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के इस श्रृंखला में हर एक अधिवेशन को अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1818 का बॉम्बे का यह अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है। बॉम्बे 1818 21 तक चैम्सफोर्ड थे, तो ध्यान में रखना है प्रथम विस्काउंट चैम्सफोर्ड की गवर्नर रहते, वायसराय रहते। यहाँ पर बॉम्बे का अधिवेशन 1918 ईस्वी में होता है। हसन इमाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम, हसन इमाम के द्वारा विशेष सत्र ये माना जाता है। विशेष सत्र का आयोजन हसन इमाम के द्वारा किया जाता है और ये दिसंबर महीने में नहीं, यह एक विशेष सत्र था जो 29, 30, 31 अगस्त और 1 दिसंबर तक चला था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि माउंट चैम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार करने के लिए ही यह विशेष आयोजन रखा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हसन इमाम के द्वारा बॉम्बे का 1918 ईस्वी का अधिवेशन किसके लिए रखा गया था विशेष सत्र? तो ध्यान में रखना है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार करने के लिए ही 1918 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित किया था ये विशेष सत्र, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हसन इमाम साहब। ध्यान में रखना है हसन इमाम मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में सक्रिय रूप से भागीदार थे, उनमें एक्टिव थे और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इससे जाना जाता है। ध्यान में रखना है। चलिए, सैयद हसन इमाम पहले बिहारी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सैयद हसन इमाम आपको ध्यान में रखना है
सैयद हसन इमाम। चलिए ध्यान में रखना है, सैयद हसन इमाम जो थे वो पहले बिहारी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये बातें आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सैयद हसन इमाम एक बिहार से बिलोंग करते थे और कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस अधिवेशन में किया? ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पेचीदा टाइप का यह सेशन होता है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का ये सीरीज आपको थोड़ा सा उलझाएगा, क्योंकि इतना सारा फैक्ट है। एक चैलेंज है पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये घटनाक्रम है और 3 दिन तक चलता है। वो सभी बातें जो आप एक पर्टिकुलर बुक में नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए इस श्रृंखला में 6 मंथ के इस कोर्स में आपको कई बार इस पर आपको चर्चा करके आपको पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़े हैं, पेड कोर्स से अगर आप जुड़े हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है। ट्रस्ट के साथ आप जीएस के सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ कोर्स कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप जीएस का अलग अलग कोर्स है, सभी के लिए है, चाहे वो किसके लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए है, बीपीएससी मेन के लिए है। याद रखना है, यही नहीं आपको बिहार एसएससी से भी संबंधित यहाँ पर कंटेंट मिलते हैं, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए इन्हें यहाँ पर वर्ल्ड वार प्रथम में भारत ने 10 लाख से भी अधिक सैनिकों को दिया। इसके बदले उन्होंने क्या किया? तो स्वशासन यानी स्वराज की मांग कर दिया, ध्यान में रखना है। अब एक अमृतसर का अधिवेशन भी आता है जहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अमृतसर में 1919 ईस्वी में अमृतसर का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कहते हैं अमृत के मोती, ध्यान में रखना है, अमृत के मोती, मोतीलाल नेहरू ने यह अध्यक्षता किया। यह अधिवेशन 27 दिसंबर 1919 से लेकर 1 जनवरी 1920 तक चलता है। 27, 28, 29, 30, 31 और 1 भी घुस जाता है, ध्यान में रखना है आपको। यानी 1920 ईस्वी तक, इसका मतलब यहाँ भी आपको चैम्सफोर्ड का ही नाम ध्यान में रखना है। आपको पता है कि अमृतसर में 1919 ईस्वी में ही एक नरसंहार, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हम लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, उसके ठीक बाद ही यह इसका अधिवेशन उसी साल होता है, जिसमें देश में काफी आक्रोश की भावना रहता है। अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये खिलाफत आंदोलन को पुरजोर समर्थन मिलता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, जो अंग्रेज के खिलाफ एक प्रतिरोध का आंदोलन देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया? तो आपका आंसर होगा 1919 का अमृतसर आंदोलन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने ब्रिटिश राज को चेतावनी दी और यह कहा या तो स्वराज दो या फिर विरोध सहते रहो, ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को ये चेतावनी देते हैं कि या तो तुम स्वराज दे दो या फिर हमारा विरोध प्रतिरोध सहते रहो। यह अधिवेशन स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी चरण की शुरुआत मानी जाती है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब आते हैं हम लोग 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है 1920, याद रखना है, नाग सांप में विष होता है, विष होता है। वो नागपुर का अधिवेशन 1920 ईस्वी, ध्यान में रखना है। यह अधिवेशन 35वां अधिवेशन था जिसमें सी विजय राघव चारिया, ध्यान में रखना है, सी विजय राघव चारियार
ने क्या किया, अध्यक्षता किया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यह 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक होता है। यह एक विशेष अधिवेशन गांधी युग की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जाता है। चूंकि यह 1920 है, 1921 तक चैम्सफोर्ड है, इसीलिए प्रथम विस्काउंट चैम्सफोर्ड ही यहाँ पर भी वायसराय के रूप में दिए देखे जाते हैं। खादी और चरखा, यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर गांधी युग की औपचारिक शुरुआत हो गई है, तो खादी को और चरखा को कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, खादी और चरखा को एक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में किस अधिवेशन में घोषणा की जाती है, तो ध्यान में रखना है वो नागपुर का ही अधिवेशन था। पहली बार कांग्रेस को जन आधारित और ग्राम केंद्रित संगठन बनाया जाता है। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 1 रुपया कर दिया जाता है। जी हाँ, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसकी सदस्यता को ग्रहण करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग राशि दिया जाता है। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिक प्रतिनिधित्व जुड़े, इसकी सदस्यता बहुत ब्रॉड हो, इसके लिए उसका शुल्क को एकदम कम करके मात्र 1 रुपया, उस समय 1 रुपया उस समय बहुत मायने रखता था। तो 1920 ईस्वी के आसपास उसका शुल्क 1 रुपया कर दिया गया। आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक कहा जाता है, इनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। बिल्कुल आपको एक एक जानकारी यहाँ से कलेक्ट करना है। इनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म होता है, जबकि 1920 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। और यह 1920 ईस्वी तो ही है, यानी 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में यह नहीं रहते हैं। ध्यान में रखना है कि तिलक का यहाँ पर मृत्यु हो जाते हैं, निधन हो जाता है। इसके अलावा 15 सदस्यों का एक कांग्रेस कार्य कमेटी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की जाती है, जो पार्टी के मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। यह बातें आपको ध्यान में रखना है कि 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में होता है। आपको ये बातें भी ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं 1921 ईस्वी का अहमदाबाद का अधिवेशन। बिल्कुल ध्यान में रखना है, अहमदाबाद पहले भी आया है, याद रखना 1921 ईस्वी का, जहां पर हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता किया। आपको पता है कि इसका आयोजन भी दिसंबर महीने में होता है, ध्यान में रखना है आपको। और ये अप्रैल में ही चैम्सफोर्ड का शासनकाल समाप्त हो जाता है। और उसके बाद रूफस इसाक रीडिंग प्रथम मार्केस, ध्यान में रखना है, ये रीडिंग ध्यान में रखना है, रीडिंग प्रथम। तो ध्यान बस इतना रखना है कि लॉर्ड रीडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। रीडिंग का यहाँ पर शासनकाल शुरू होता है, जो 1921 अप्रैल के महीने से 3 अप्रैल 1926 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। यानी 1926 ईस्वी तक हम लोग लॉर्ड रीडिंग को ही जानेंगे, ध्यान में रखना है। हकीम अजमल खान यह मुस्लिम नेता थे और कांग्रेस के तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम और द्वितीय, जल्दी से कमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रथम और द्वितीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइएगा, एकदम जल्दी से बताना है आपको कमेंट करके। अधिवेशन में सरकारी संस्थानों से त्यागपत्र देने की अपील की गई। क्यों? क्योंकि हजारों, और इसके तहत क्योंकि यहाँ पर जो सुधार किया गया था, चैम्सफोर्ड सुधार, उसके विरोध में ऐसा किया गया था, ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हजारों विद्यार्थियों और वकीलों ने उस संस्थान को छोड़ दिया था। गांधी जी की नीति पूर्ण समर्थन उसको मिलता है। गांधी जी कहते हैं या तो खुद करें रिक्वेस्ट के साथ, या फिर आप मरें, करो या मरो, यानी करे या मरे की भावना को यहाँ पर प्रबल किया गया। भाषणों में कहा गया अहिंसा से ही भारत को स्वराज की प्राप्ति होगी। गांधी जी अहिंसा को तो बाबू जिंदगी में नहीं छोड़ने वाले थे, ध्यान में रखना है। भाषण में भी यह सपोर्ट किया गया कि अहिंसा से ही भारत को स्वराज की प्राप्ति होगी। 1921 ईस्वी में कांग्रेस के इस अहमदाबाद के अधिवेशन में, याद रखना है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले यह पहले व्यक्ति थे, ध्यान में रखना है। हकीम अजमल खान जो थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग इस अधिवेशन में कर दिया।
उन्होंने 1921 में अहमदाबाद में इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा बुलंद किया। ध्यान में रखना है 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में, याद रखना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा को इन्होंने दिया था। ध्यान में आपको एकदम रखना है। हकीम अजमल खान आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद 1922 ईस्वी का वो गया में हुआ अधिवेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ये बिहार का अधिवेशन माना गया है, ध्यान में रखना है। गया, जिसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास। आपको प्रथम याद रखना है, यहाँ पर भी रीडिंग का साम्राज्य था, 1926 ईस्वी तक था, ये 1922 में ही जी रहे थे। चलिए, चित्तरंजन दास के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको देश बंधु कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है, दीन बंधु किन्हें कहा जाता है, जबकि देश बंधु तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। इन्हें मुखर रूप से राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। अधिवेशन ध्यान में रखना है, चौरी चौरा कांड, जो कि फरवरी 1922 ईस्वी में, यही ईयर है, के बाद हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना से गांधी जी व्यथित हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। यह बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था। अब पहला अधिवेशन बांकीपुर, ध्यान में रखना है, बांकीपुर। हम सोचे आपको कमेंट करने देंगे, लेकिन हम सोचे लिखिए देते हैं। चलिए, पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में भी हुआ था। बिल्कुल आपको देखिए हम लिखा हुआ था, इसीलिए हम बता दिए आपको। चित्तरंजन दास, जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चित्तरंजन दास देश बंधु, और वह मतलब कौन? चित्तरंजन दास जो थे वह सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान में रखना है। 1908 ईस्वी के अलीपुर बम कांड में ट्रायल के दौरान अरविंदो घोष के वकील भी वो रह चुके थे। ध्यान में रखना है, जिस समय अरविंदो घोष का ट्रायल चल रहा था अलीपुर बम कांड में, उसके लिए इन्होंने, चित्तरंजन दास ने वकालत भी किया, उनका वकील भी रहे थे। ध्यान में रखना है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू और NC केलकर, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल और अजमल खान कांग्रेस में बदलाव चाहते थे और इन्हें प्रो चेंजर कहा जाता है। आपसे ABCD और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं कह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है? ये नेताओं का नाम, चित्तरंजन दास पहला, मोतीलाल नेहरू दूसरे, NC केलकर, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल और अजमल खान, ये प्रो चेंजर कहलाते थे क्योंकि ये कांग्रेस में बदलाव चाहते थे। वहीं दूसरी ओर C राजगोपालाचारी, मुख्तार अहमद अंसारी और वल्लभ भाई पटेल को नो चेंजर कहा जाता था। यह नहीं चाहते थे कांग्रेस में कोई भी बदलाव या उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ हो। गांधी जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उनको जेल दे दिया गया था। भाषणों में आंदोलन में राजनीति, रणनीति और असहयोग वापसी पर तीखी बहस चली थी। चूंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, इसी मुद्दे पर यहाँ पर बहस छिड़ता है। प्रस्ताव पास यह होता है कि स्वदेशी और अहिंसा अभी भी कांग्रेस की नीति है, इसीलिए स्वदेशी और अहिंसावादी बनकर उदारवादी नेता के रूप में हम लोग काम करेंगे। यह अधिवेशन कांग्रेस की रणनीति में सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ आता है, जहां पर क्या होता है, ये प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच में मतभेद नहीं होता है, बल्कि वैचारिक रूप से यहाँ पर एक मोड़ देखा जाता है। गांव-गांव में कांग्रेस की इकाइयां बनने लगी और संगठन में तनाव भी इस समय चल रहा था। यह अधिवेशन रचनात्मक बनाम राजनीतिक आंदोलन की ओर बहस के रूप में आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आता है 1923 ईस्वी, ध्यान में रखना है आपको, 1923 ईस्वी का वो दिल्ली अधिवेशन, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर 23 है, जबकि आपको 26 तक ध्यान में रखना है। रीडिंग का शासनकाल, तो यहाँ पर भी रीडिंग
क्या, तो यहाँ पर वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के रूप में वर्ग कहते हैं। मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। सबसे युवा कांग्रेस नेता जो कि याद रखना है युवा अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष भी ये थे, ध्यान में रखना है। और केवल 35 वर्ष के उम्र में इन्होंने अध्यक्षता किया। अधिवेशन का यहाँ उद्देश्य था कि कांग्रेस के विभाजित धारा को एक करना। कांग्रेस टूट कर बिखर रहे थे, इसको एकजुट करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया। मौलाना आजाद ने कहा धर्म और राष्ट्रवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते हैं। तो धर्म और राष्ट्रवाद इस रूप में हम लोग अलग अलग नहीं बटेंगे। चूंकि ये मुस्लिम नेता थे, इन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता की ओर अपना मत दिया था, ध्यान में रखना है। उन्हें रामगढ़ में 1940 के सत्र में भी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आगे हम लोग 1940 ईस्वी के सत्र कल के सेशन में हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है 39वां अधिवेशन। जी हाँ, टोटल 54 अधिवेशन है। 39वां अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था, ध्यान में रखना है। और यह एक ही अध्यक्षता करते हैं जो महात्मा गांधी का है, यानी महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, भाग लिए हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं किए थे। और वो अधिवेशन था महात्मा गांधी का बेलगांव अधिवेशन। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यह एक विशेष अधिवेशन था। गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता करते हैं 26 से लेकर 27 दिसंबर 1924 ईस्वी। 24 है यानी रीडिंग का ही शासनकाल है। कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी कतान अनिवार्य, यानी खादी कपड़ा होना अनिवार्य कर दिया। मासिक याद रखना है 2000 गज खादी कपड़ा प्रस्तुत करना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। खादी कपड़ा की ओर रुख करना, यहाँ पर स्वदेशी को बढ़ावा देना ध्यान में आपको रखना है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता फीस को पुनः 90% कम कर दिया गया, वही हुआ, ध्यान में रखना है। गांधी जी ने इस मंच का उपयोग हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने के लिए किया और व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी उन्होंने ये आवश्यक बताया। गांधी जी ने स्वच्छता, नगर नियोजन, किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए भी और गायों के उपयोग की मुद्दे को यहाँ पर केंद्रित किया और गौ रक्षा पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। ध्यान में रखना है कि प्रथम बार गौ रक्षा का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। तो यह याद रखना है कि वह बेलगांव का अधिवेशन था जहां पर गांधी जी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार अध्यक्षता करते हैं और एक ही अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। ध्यान में रखना है, सफाई स्वयंसेवकों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने 70 में से 40 सफाई कर्मी ब्राह्मण समुदाय से थे। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ब्राह्मण जाति से थे। उन्होंने विभिन्न जातियों को सामाजिक सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको इनकरेज किया। सत्र में वीआईपी की अत्यधिक व्यय की आलोचना करते हुए उन्होंने भविष्य में सभी सदस्यों को समान व्यवहार करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। सत्र में उल्लेखनीय संगीत की प्रस्तुतियां भी हुई। हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ उस्ताद विष्णु दिगंबर फुलस्कर और युवा गंगूबाई हंगल ने हिस्सा लिया और साथ ही कन्नड़ गीत उदय बगली नम्मा चलुआ कन्नड़ नाडु की प्रस्तुति भी यहाँ पर किया गया। ये बातें आपको नोट कर लेना है। अधिवेशन के लिए याद रखना है, खोदा गया वहां पर अधिवेशन होता था तो वहां पर व्यवस्था किया गया था, एक पम्मा सरोवर कुआं बनाया गया था। दक्षिण बेलगामी के लिए कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति करना यहाँ से जारी रहा था। ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने इस लाइन को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। पम्मा सरोवर कुआं याद रखना है, यह खोदा गया था इसी अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? तो ये बेलगांव का गांधी जी का यह अधिवेशन। बिल्कुल आपको एक एक बात अच्छे से याद रखना है। और भाषणों में उन्होंने शुद्धि, छुआछूत का उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान की उन्होंने बात किया। अधिवेशन में आह्वान किया, हम अब भारत को खुद ही संभालना सीखना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चरखा, शिक्षा और सेवा में लगाने की योजना बनाई गई। यह अधिवेशन गांधी युग की सर्वांगीण दिशा और स्पष्टता की शिखर तक यह शिखर बिंदु माना जाता है। ध्यान में रखना है।
उसके बाद यह गांधी जी का बेलगांव अधिवेशन समाप्त होता है और अगला अधिवेशन शुरू होता है 1925 ईस्वी का। ये 40वां अधिवेशन था। ध्यान में रखना है 40वां अधिवेशन कानपुर में होता है। याद रखना है, आपका कान 40 आदमी ने पकड़ा था। ध्यान में रखना है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने करता है और यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ध्यान में रखना है। यह विशेष अधिवेशन ध्यान में रखना है, याद रखना है कि 15 से लेकर 17 अप्रैल 1925 ईस्वी तक इसकी अध्यक्षता यानी यह अधिवेशन चलता है और यहाँ पर भी 25 है, यहाँ 26 तक होता है, यानी रीडिंग का ही यहाँ पर शासनकाल था। ध्यान में रखना है सरोजनी नायडू बनी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान में आपको रखना है, भारतीय बोले तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट आपको ऐसे याद रखना है। आप सभी जानते होंगे सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गांधी जी के करीबी माने जाते हैं सरोजनी नायडू। उन्होंने भाषण दिया कि महिलाओं के स्वतंत्रता में बराबर के सिपाही हैं और उन्होंने कहा स्वराज केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। ठीक है। राष्ट्रीय स्कूल खादी उत्पादन और ग्राम सेवक मंडल की उन्होंने शुरुआत किया और अपने भाषणों में गांधी दर्शन जैसे सेवा, आत्मशक्ति और अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। यह अधिवेशन महिलाओं के नेतृत्व के लिए ऐतिहासिक शुरुआत मानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 25 तक के अधिवेशन को अच्छे से समझ लिया। अब 1926 से लेकर 1947 तक कल इसको समाप्त करेंगे और पुनः 1885 के आगे 1886 से इसके अलावे जो जो घटनाक्रम घटित हुआ है इस पर हम लोग फिर से विस्तार से चर्चा करते हुए इस श्रृंखला को, इस क्लास के सीरीज को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और समाप्त तो अभी हमको लगता है कि अभी 15-20 दिन इसका क्लास चलेगा। उधर भूगोल को हम लोग प्रारंभ कर चुके थे और सिविक्स को भी प्रारंभ किए थे। एक क्लास हुआ है, 2-3 क्लास भूगोल में भी हुआ है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। एक टारगेट बनाए हैं, इसीलिए ये इसका क्लास डेली आ रहा है। आप धैर्य के साथ हमारे पेड कोर्स में भी बने रहिए। थोड़ा गर्मी है, इस चीज को समझते हुए आप हमें सहयोग करें, हमारे पेड कोर्स से जुड़े। हम आपसे यही विनती करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।